कहानी वही, किरदार नए। इनकी कहानियां दिलचस्प और अजीब भी हैं। इनकी जिंदगी बचपन से लेकर आखिर तक अपने तशख़्ख़ुस में गुजर जाती है। ये लोग यानी ख्वाजा सरा अपने खूनी रिश्तों से कट कर रह जाते हैं और अपनी नई पहचान के लिए आपस में नए रिश्तों में जुड़कर उस माहौल की तलाश में सरगर्दा रहते हैं जो माहौल उन्हें चाहिए, और इसी माहौल की खातिर अपनों से फरार हासिल करने को तरजीह देते हैं और इसी में अपनी आफियत और बका भी समझते हैं। लेकिन फिर भी इनके चाल चलन, रंग ढंग, अंदाज और अदाएं इनका पीछा नहीं छोड़ती और वो वापस मुड़कर अपनों की तरफ झांकते रहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि करीबी रिश्तेदारों को मोहब्बत की जरूरत पड़ती है और मोहब्बत को किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं होती। ख्वाजा सरा अपनी इस हालत जार के जिम्मेदार माशरे को ही ठहराते हैं और ये भी हकीकत है कि हमारे माशरे के कुछ अफराद इनके साथ नारवा सलूक इख्तियार करते हैं। ऐसी ही एक कहानी आबिद ख्वाजा सरा की है, जो आबिद से पायल बन गया। आबिद पायल कैसे बना, इसी चीज को सामने रखते हुए आज प्रोग्राम अवाम की आवाज में आबिद और उस जैसे कई आबिदों के बारे में आवाज उठाई जाएगी। ख्वाजा सराओं की तर्ज ज़िंदगी का हाल तो आप लोगों ने कई दफ़ा देखा होगा, हमने भी आप लोगों को दिखाया है, लेकिन आज एक ऐसी कहानी हमारे पास है, एक ऐसा वाक़या हमारे साथ है जिसको शेयर करना, मंजर आम पर लाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पायल हमारे पास है। पायल अपनी कहानी सुनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम पायल, कैसी हैं आप? पायल के साथ उनकी साथी भी मौजूद है, उनके साथ ही घर में रहती हैं। बताइए पायल, ये कौन है? ये मेरी ममा है फौजिया और ये है मेरी फरी। अच्छा पायल, मुझे बताएं आप कब से इस घर में रह रही हैं? मुझे तकरीबन 14-15 साल तक हो गए। 14-15 साल? तो ये जो रिश्ते हैं इन्हीं के साथ आप रह रही हो? इन्हीं के साथ में रहती हूँ। ये है मेरी कुछ और सहेली है। तो अभी आपकी एज कितनी है पायल? मेरी एज है तकरीबन 25-26। और 14 साल से आप यहीं हैं? जी। तो शुरू में किस तरह से आपकी ज़िंदगी गुजरी? आप अपने घर में पैदा हुई होंगी, कितने साल आप वहाँ पे परवरिश हुई है? तकरीबन जैसे मैंने समझो होश संभाला, होश नहीं भी संभाला था तो मैं अल्लाह मियाँ से हमेशा ये दुआ करती थी कि जैसे मैं पैदा तो समझो मेरे घर वाले तो मुझे नॉर्मल लड़का ही समझते हैं। अच्छा, हाँ, लड़का समझते थे। तो आपका नाम क्या रखा था? आबिद। आबिद? जी। तो आबिद वाली ज़िंदगी आपने कितने साल गुजारी? आबिद वाली ज़िंदगी तकरीबन मैंने गुजारी होगी यही 14-15 साल। 14-15 साल? 12-13 साल। हाँ। अच्छा, तो आपको घर वालों ने स्कूल में भी एडमिट किया होगा? हाँ, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी गुजरी? स्कूल में जाती थी, पढ़ती थी मैं, और स्कूल जाती थी बिल्कुल आम लड़कों की तरह यूनिफॉर्म पहन के। अच्छा, भाइयों के साथ ही? भाइयों के साथ ही। तो मेरा चाल चलन कुछ लड़कियों जैसी होती थी ना, बातों का स्टाइल, ऐसी अदाएँ करना, ये वो इस तरीके से। तो स्कूल में भी जैसे कि लड़के मुझे अक्सर रीमा रीमा बोलते थे, सीटियाँ मारते थे, जा रही होती थी, तो इतना बुरा लगता था। मैं कहती थी अल्लाह मैं क्यों ऐसे, मुझे क्यों बोलते हैं ये लोग? क्यों? आपका हेयर स्टाइल ऐसा नहीं, था, मेरा हेयर आपकी स्टाइल तो स्किन ऐसी थी, या आपके जेस्चर्स ऐसे थे? मेरी अदाएँ ऐसी थी, हेयर स्टाइल तो एक आम लड़कों की तरह था। जैसे वहाँ स्कूल में तो हल्के से नाखून भी बढ़ते थे, तो वो टीचर इतनी गुस्सा होती थी कि नाखून काट कर आए आप, और ये बाल बड़े हो रहे हैं आपके, हेयर कट कर आए। अच्छा, आपने बताया था आपकी 4 बहनें हैं ना? जी। तो आपकी ज़्यादा दोस्ती आपकी बहनों से होती होगी? जी बिल्कुल, मेरी बहनों से। तो इसी वजह से आपका स्टाइल उस तरह लड़कियों वाला हो गया था? नहीं, ये तो ज़्यादा दोस्ती मेरी चाहे बहनों के साथ हो, मैं चाहे लड़कियों के साथ खेलूँ, ये ज़्यादा स्टाइल नहीं होता है ऐसे। ये तो एक कुदरत की तरफ से हमारे अंदर एक रूह होती है। अच्छा, तो जब इस तरह की चीज़ें बाहर वालों ने महसूस की, जैसे स्कूल के बच्चों ने, आपके क्लास फेलोज़ ने फील की, तो आपके अपने घर वाले जो थे, अब्बू थे, अम्मी थे, क्या वो आपको टोकते थे कि नहीं सीधे तरीके से बात करो, सीधे तरीके से चलो, कुछ इस तरह की बातें? हाँ, तकरीबन बोल देते थे। जैसे मैं घर पे ना अक्सर दुपट्टा पहन लेती थी, लिपस्टिक लगा लेती थी। अच्छा। तो घर वाले थोड़े गुस्से होते थे, नहीं बेटा ऐसी बुरी बात है, ऐसे नहीं करो। लेकिन मुझे तो वो करके इतना ही खुशी मिलती थी, मुझे तो बहुत ही सुकून मिलता था वो पहन करके, दुपट्टा पहन के, हल्का सा डांस करके, लड़कियों के साथ बैठ के गुड़िया गुड़िया खेल के, मुझे तो बहुत मज़ा आता था, बहुत सुकून मिलता था। और जैसे कि अभी आप हैं, आप जैसे छोटी होंगी, आपको भी एक शौक़ होगा ना, जैसे बड़ी हो, आप बोलते आपसे आपके घर वाले, आपकी
बड़ी बहनें, आपके भाई आपसे पूछते होंगे कि आप महविश बड़ी होंगी क्या बनोगी, तो आप बोलती होंगी ना कि मैं डॉक्टर बनूंगी, पायलट बनूंगी, आपको भी कुछ शौक होगा ना। तो मुझसे ऐसे बोलते थे कि आप भी तुमने बड़े होकर क्या बनना है। मतलब मैं लड़की, अच्छा, मैं लड़की बनूंगी बड़ी होकर। आपके अब्बू कब तक जिंदा थे? मेरे अब्बू को तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, तो बाद यानी जब आप 5-6 साल हो गए। आप कन्वर्ट हुई हैं उस वक्त तक वो जिंदा थे? हाँ बिल्कुल जिंदा थे वो। तो उनका क्या रिएक्शन था इस चीज़ पे? क्या उन्होंने कभी आपको बोला कि नहीं मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, कुछ इलाज करवाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई? हाँ बोलते थे कि बेटा नहीं करो, इस तरह बुरी बात है, लेकिन मैं तो तंग आ गई लोगों की बातें सुन सुन के। जब मैं हूँ आबिद तो मुझे माधुरी के नाम से बोला जा रहा है, मैं हूँ आप स्कूल जा रहा हूँ तो मुझे सब लोग ऐसे गलत बातें कर रहे हैं। तो मैं तंग आ गई कि मैं जब हूँ ही ऐसी, और जैसे बचपन से मैं ख्वाहिशों को देखती थी मांगने के लिए। अच्छा, ये आप लोगों के मोहल्ले में आते थे? हाँ वो तो हर मोहल्ले में तकरीबन ख्वाहिशों जाते हैं मांगने के लिए, तो मुझे इनको देख के बहुत सुकून मिलता था। मैं अच्छा, लेकिन अक्सर ये होता है फिजिकली तो मर्दों वाला ही जिस्म होता है, लेकिन रूह जो होती है वो लड़कियों वाली होती है। सारी बात तो जहन पे डिपेंड होता है ना। जहन जैसे अभी मर्दों वाला है तो सबसे पहले जहन ही बोलते हैं, गवाही देते हैं ना कि तुम मर्द हो तो अपने जिस्म को मर्दाना तरीके से गुजारो। लेकिन अभी जहन ही गवारा नहीं कर रहा कि तुम नहीं मर्दाना जिस्म में तुम्हारा कुछ भी है, लेकिन तुम अंदर से तुम औरत हो, लड़की हो, तुम्हारा अंदर जनाना रूह है, तो वो जिस्म हमें मर्दाना लगता ही नहीं है कहीं पर। अच्छा, जब आप नई आप हुई, आप किस तरह से आपकी मुलाकात हुई? आपने क्या बोला इन्हें? किस तरह ये तरीके से इनके खानदान वालों से आपने लिया, माँ से लिया? कैसे ये वालिदैन जा ने रही छोड़ होती थी, रोड पे जा रही होती, मेरे इनको देख के बहुत सुकून मिलता था, मैं इनको देख के बहुत खुशी महसूस होती, मैं इनसे बात करती थी। फिर आप खुद गई इनके पास? हाँ बिल्कुल, मैं इनसे पूछती थी तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं इनके पास जाती थी। मुझे इन पे मेरे माँ बाप है, मेरे बहन भाई हैं, लेकिन उनमें मुझे इतना सुकून नहीं मिलता जितना सुकून मुझे इनमें मिलता है। हर ख्वाजा सरा का सोर्स ऑफ इनकम यानी कमाई का जरिया डिफरेंट होता है। आप लोगों का क्या था? हमारे सिर्फ फंक्शन। अच्छा, आप लोग फंक्शंस करते थे? फंक्शन करना, हाँ, जैसे कि कहीं बच्चा पैदा होता है वहाँ पे चले जाते हैं, डांस करते, बधाई ले लेते हैं, बस। अच्छा, आपकी अम्मी ने आपको रोका नहीं था पायल कि ये मत जाओ? हाँ बोलती थी घर छोड़ के मत जाओ। हाँ घर मत छोड़ो, जैसे कि अम्मी बोलती थी खाली, और तो कोई भी नहीं बोलता था। अच्छा। और तो भाई बोलते थे दफा करो इसको, भगाओ इसको यहाँ से, ये तो बदनामी है। बाहर मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा भाई तो खुश रहे। अच्छा, आप लोग जाते कैसे हो फंक्शन में? हमें फंक्शन में फ़ोन करते हैं, आते हैं, एडवांस देते हैं और बोलते हैं कि इतने ख्वाजा सरा में चाहिए, इतने। रिक्शे पे जाते हो आप लोग? हाँ, अपनी रिक्शे गाड़ी में, पे? टैक्सी में, या वो खुद आ जाते हैं लेने के लिए। हाँ। ये अभी आप बाल क्यों छुपा रही हैं? मेरे साथ बहुत गलत हुआ है ना। हम लोग फंक्शन से आ रही थी, आजम बस्ती में फंक्शन था, तो कुछ लड़के थे, उन्होंने जैसे कि वहाँ से हम आ रहे थे, हाँ लालू खेत में, जैसे अंदर फंक्शन खत्म कर लिया? फंक्शन खत्म हो गया। कैसे लोगों का फंक्शन था वो? क्या हो रहा था वहाँ पे? वहाँ पे कोई शादी का फंक्शन था, तो वहाँ बस आप लोगों ने डांस किया? हाँ वहाँ डांस वांस किया, बस वहाँ से पैसे मिल गए? पैसे मिल गए वहाँ से हमें। वहाँ से आप लोग पूरा ग्रुप आ रहा हाँ हम पूरा ग्रुप आ रहे थे था वहाँ रिक्शे से। में? रिक्शे में आ रहे फिर क्या हुआ? थे। और यहाँ से और वहाँ से तकरीबन 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है सब्जी मंडी का, लालू खेत से बिल्कुल नज़दीक है। तो जल्दी से उन्होंने रिक्शा चलाया, बाइक थी उनके पास, और लेके चले गए मुझे। पहले मुझे मारा पीटा उन्होंने और गलत काम किया, चारों ने मेरे साथ बारी बारी। मूवी बनाई बकायदा गलत काम की, हाँ मूवी बनाई उन्होंने, उनके पास मोबाइल था, कैमरा था। मूवी क्यों बना रहे थे? पता नहीं, मूवी बना रहे थे। और उसके बाद फिर क्या किया कि गलत काम करके वो बोलते थे कि इसको मार दो, गोली मार देते, इसकी सज़ा यही है, इसको गोली। मैंने किया क्या है इतनी बड़ी, मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो? बोलते बस तुम बहुत नखरे करते हो, तुम्हें अपने आप पर बहुत मगरूर हो, तुम्हें अपने आप में बहुत नाज है, तुम बहुत नखरे करती हो, तो मेरे साथ तुम ऐसे करो वैसे करो, बस गलत करता ना चाहता था ना मेरे साथ। तो मैंने कहा नहीं, तो ऐसा मत करो। तो मेरे साथ जिसको मैं जानती थी वो तो बिल्कुल ही बेदीद पड़ा हुआ था, मेरे से बोलता बस इसको ख़त्म करना है मैंने। तो दूसरे जो लड़के थे उनको मैं नहीं जानती थी ना, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, तो उनके मैं पाँव पड़ी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपस में उन्होंने फ़ैसला किया कि चलो छोड़ो इसके, ऐसे करते हैं, इसका गलत तो कर लिया हमने, इसके लिए इतनी सज़ा काफ़ी है, इसके बाल काट देते हैं, इसको गंजा कर देते हैं, बिल्कुल इसके आईब्रो काट देते हैं। तो मैंने कहा ऐसा मत करो, बोलते नहीं चुप हो जाओ, बस तुम्हें बोल दिया ना। उन्होंने मेरे कौन लोग थे ये? नशे में थे क्या? हाँ नशे में भी लग रहे थे, चरस वरस तो मेरे सामने बना रहे थे, पी रहे थे, और जाहिर बात है शराब भी उन्होंने पहले से पी होगी। अच्छा, तुमने इतनी तकलीफ़ें सही?
हाँ, बहुत तकलीफ़ें सही मैंने तो मुझे तो एक दफ़ा फंक्शन पे, ये तो अभी की बात है कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ गलत काम किया उन्होंने। मैं देखिए मेरे बालों का क्या हाल कर दिया, मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे, उन्होंने मेरे साथ ये हाल किया है। इससे पहले मुझे गोली लग गई है एक दफ़ा। हाँ, फंक्शन पे मैं फंक्शन कर रही थी एक दफ़ा, ऐसे हवाई फंक्शन पे जैसे आम बात है गोलियाँ चलती हैं, तो मुझे गोली लगी। हाँ, तो बस यहाँ से मुझे किसी ने गोली मारी, यहाँ से निकल गई। ये हमने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन हमने बोल दिया कि गलती से लग गई, गलती से लग गई, गलती से लग गई, हमने ये बोला, क्योंकि हमने ज़्यादा इस बात पे एक्शन नहीं किया। शादी का ही फंक्शन था, उन्हीं का ही फंक्शन था। मैं तकरीबन महीना तो हॉस्पिटल में रही थी, मेरा पूरा ऑपरेशन हुआ था, मेरी आंथरों का ऑपरेशन हुआ है, जब सर्जरी हुई थी फिर आंथरों में, हाँ आंथरों से गोली आर पार गई ना, फाड़ती हुई गई आंथरों को। तुम्हारी खदमत, तुम्हारी इयादत किसने? ये मेरी गुरु थे मेरे आगे, मेरे साथ तो बहुत जुल्म हुआ है। तो बस मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपनी माँ के पास जाऊँ, उनसे गले मिलूँ, वो भी मुझसे बात करें, जैसे कि आप जाती हैं, लोग आम लोग जाते हैं, जैसे माँ बाप होते हैं उनके भी, हम भी तो आम लोगों की तरह कि आप अपनी अम्मी के पास जाओ? हाँ लेकिन डर बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं जा ही नहीं सकती, ऐसे थोड़ी मैं मुंह उठा के नहीं जा सकती, घर पे तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। हम अगर तुम्हें लेकर चलें तुम्हारी अम्मी के पास, चलोगी? नहीं, बस अब मैं उनके पास जाऊंगी तो वही रिश्तेदार, घर वाले, ये वो अजीब सी बातें होंगी, तो इस वजह से अच्छा है थोड़ी सी मैं ही तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँ। तो यानी तकलीफ़ होती है माँ से दूर होने की? बिल्कुल जाहिर सी बात है, माँ तो माँ होती है, माँ से क्या, माँ तो दुनिया है। बच्चा जब कुछ भी नहीं बोल सकता तो सबसे पहले तो वो माँ का अल्फाज बोल पाता है ना, माँ। हाँ, तो ये जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है कि तुम अपनी अम्मी से मिलो एक दफ़ा तफसीलन, ज़्यादा टाइम, तो कैसे होगी? चाह रही हो तुम? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी अम्मी से मैं मिलूँ। तो कैसे करें? बस मैं नंबर है, मैं आपको दे देती हूँ, अगर आप मिला सकते तो आपका एहसान होगा बहुत बड़ा मुझे। अच्छा, यानी हम फ़ोन पे उनसे बात कर लें और फिर उनसे? हाँ, अगर आप बुला सकते तो बुला। क्यों, भाई भाई उठाते हैं क्या फ़ोन हमेशा? हाँ, कभी वो भी उठा लेते हैं, क्योंकि फ़ोन तो घर का फ़ोन तो हमेशा मर्द ही उठाते हैं ना, वो उठा लेंगे। लेकिन फिर भी मैं, आप अगर बुला सकें तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा अगर एक दफ़ा मैं मिलूँ। खुश होगी तुम? हाँ, थोड़ी बहुत तो खुशी मुझे मिल जाएगी, ज़ाहिर बात है, खुशी तो खुशी है, माँ से मिलना तो बहुत बड़ी खुशी है। अगर लड़के में जज्बात लड़कियों से जैसे, या उसको अच्छी लगती है लड़कियां, तब तो हम नॉर्मल समझते हैं। अगर एक लड़के के अंदर इस किस्म की फीलिंग हो कि वो अपने आप को लड़की समझने लगे, या वो काम ज़्यादा इंजॉय करे जो लड़कियों वाली गुड़ियों के साथ खेलना, तो फिर यहाँ पे फीलिंग का इशू है बहुत बड़ा। भाई, आप कहाँ थे? हाँ? किधर थे आप? कहाँ से लाए मेरे भाई को? हाँ, बस देख लो। आपने कैसे कपड़े पहने हैं भाई? हमने माहिर नफ्सियात से रुजू किया और उनकी माहिराना राय मालूम की। डॉक्टर मुइज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हैं। इनसे हम इनकी कीमती राय लेंगे ट्रांसजेंडर्स के हवाले से। सबसे पहले सर मुझे ये बताइए कि आजकल जो ख्वाजा सरा हैं, अक्सर जो है उनकी मेजॉरिटी ऐसी होती है जो कि पैदाइशी ख्वाजा सरा होते नहीं हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि उम्र के एक हिस्से में आके उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर रूह जो होती है वो जनाना होती है, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस हवाले से जो कन्फ्यूजन है वो आप दूर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज़ तो ये समझ लें कि कुछ बच्चों में बर्थ डिफेक्ट होती है। हर मर्द में 2 हार्मोन्स होते हैं, एक मेल एक फीमेल। इसी तरह फीमेल में मेल हार्मोन भी होता है और फीमेल हार्मोन भी होता है। जिस वक्त बच्चा माँ के पेट में होता है उसकी जिन्स के मुताबिक उसकी नशोनुमा होती है। कुछ बच्चों में ये नहीं होती। जब वो दुनिया में आते हैं तो इनिशियली तो पता नहीं चलता, जब बच्चे होते हैं छोटे से। जब ग्रोथ होती है तो उसमें अंदाज़ा हो जाता है आपका कि ये बच्चे का थोड़ा सा क्वेयर है, ये नॉर्मल नहीं है, डिफरेंट है। अगर तो जिस्मानी नुक्स है तो फिर वो सर्जरी के बाद ठीक हो जाता है। और अब तो इस किस्म की ट्रीटमेंट आई है कि हार्मोन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं और चीज़ें होती हैं जिसके बाद वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकती है या गुजार सकता है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस मसले को ना समझने की वजह है वो है जहालत, तालीम का ना होना, शऊर का ना होना। तो हमारे लिए एक टैबू बन चुका है। ऐसे बच्चों को हम माशरे में वो मकाम नहीं देते क्योंकि वो हमारे नज़दीक अनफिट है।
ना वो मेल में आता ना वो फीमेल में आता। अब अगर लड़के में जज्बात लड़कियों से जैसे या उसको अच्छी लगती है लड़कियां तब तो हम नॉर्मल समझते हैं, मगर अगर एक लड़के के अंदर इस किस्म की फीलिंग हो कि वो अपने आप को लड़की समझने लगे या वो काम ज़्यादा इंजॉय करे जो लड़कियों वाली गुड़ियों के साथ खेलना, तो फिर यहाँ पे फीलिंग का इशू है बहुत बड़ा। अच्छा, फीलिंग का बहुत हद तक ताल्लुक हार्मोन से भी होता है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि बाज़ दफ़ा अगर एक बच्चा इस घर में आया है जहाँ 5-6 बहनें उसकी पहले से मौजूद हैं और वो बहनों के साथ वक्त गुजार रहा है, उनके खिलौने के साथ खेलता है, तो उसमें इवेंचुअली वो मर्दानगी कम और जनानी ख्वाहिशात या जनानी आदतें पैदा होना शुरू हो जाती है। वो नेल पॉलिश भी लगाएगा अपनी बहनों की तरह, मगर उसकी इस बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है क्योंकि फिजिकली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दोनों किस्म के होते हैं। बाद में साइकोलॉजिकल होता है, बाद में बेसिकली फिजिकल डिसऑर्डर भी लेकिन होता है। आजकल मेजॉरिटी जो है वो मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की आ रही है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पैदा तो मर्द हुए हैं लेकिन फिर वो सर्जरीज के जरिए ख्वाजा सरा खुद को बनवाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे तो ये ना कि देखें, एक तो इकोनॉमिकल कंडीशन भी बड़ा काउंट करती है। आम तौर पर खाते पीते घरानों में आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे, ऐसी एग्जांपल्स बहुत कम मिलेंगे। तो यही क्वेश्चन मैंने ख्वाजा सरा से पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं कि वो अपनी ऐसी औलादों को छुपा के रखें, घर में रखें, घर बिठा के खिलाएं। अब चूंकि हम लोगों का ऐसा कोई सिलसिला होता नहीं है कि कोई हमें बिठा के खिला सके, तो हम माशरे के सामने आ जाते हैं। तो क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, मैं तो समझता हूँ खाते पीते घरानों में नॉर्मली इशू नहीं होते हैं तो ट्रीटमेंट हो सकती है, नफ्सियाती हो या फिर फिजिकल ट्रीटमेंट, और डॉक्टर्स कर सकते हैं, सर्जन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फैक्टर जो है हमारे मुल्क में वो इकोनॉमिकल फैक्टर है। हमारे लिए शायद नौकरियां तो मर्द करेगा, औरत करेगा, तीसरा कोई जेंडर है ही नहीं हमारे पास। तो फिर जब ये मिसफिट होते हैं तो फिर एक अलग रास्ते पे चलते हैं जो उनके नॉर्मली ख्वाजा सराओं के रास्ते हैं, जहाँ वो अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ उनकी एक्सेप्टेंस होती है। सबसे बड़ा नफ्सियाती तौर पर एक प्रॉब्लम जो आम आदमी इसको नहीं समझता वो ये है कि आपकी शनाख्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आपकी शनाख्त होती है तो एक्सेप्टेंस होती है, जब आपकी शनाख्त नहीं होती तो माशरा आपको एक्सेप्ट नहीं करता। जब माशरा एक्सेप्ट नहीं करता तो आप रिजेक्टेड होते हो। तो फिर ऐसे ग्रुप, ऐसे क्लैंस अपना एक माशरा तश्कील देते हैं, अपना एक माशरा जिसमें वेलकम होता है ऐसे लोग जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ अगर हम देखें तो वही नाच गानों की तरफ ये लोग ओरिएंटेड होते हैं या प्रोफेशनल सेक्स वर्कर्स होते हैं। देखिए, इसको इस तरह समझे, इसके पीछे लॉजिक ये कि जब वो माहौल में कोई शख्स जाता है, उनके उस माहौल में नाच गाना है तो वो नाच गाने का आदी हो जाता है। सिर्फ दो चीज़ें बड़े आसानी से पैसे कमाई जा सकती है। एक सेक्स वर्कर कमा सकता है, एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, अब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाच गाना है, शादियों में जाना, दुआएं देना। दूसरा, इनकी बेसिक हिस्ट्री देखें कि पास्ट में बादशाह वगैरह जो थे वो जनान खाना जो होता था, ख़वातीन का जो चैम्बर होता था, उसमें इनको रखते थे बिकॉज इनको डर नहीं होता था किसी किस्म का। तो वहाँ से एक चीज़ चली आई कि जी वो औरतों की खिदमतगार भी हैं, फिर वहाँ पे दिलजोई करने का सामान भी है। तो दिलजोई में अमूमन नाच गाना होता था। तो उस बादशाह के ज़माने से, मुग़लों के दौर से ही चला आ रहा है। तो ये लोग जो हैं, अगर हम इनको वो मकाम दे दें जो मुझे और आपको हासिल है, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप उनको अपनी सोसाइटी में इसलिए शामिल नहीं करते कि आपके नज़दीक वो मुख्तलिफ हैं, आपसे डिफरेंट है। अगर कोई डिफरेंट है तो वो आप नहीं है। तो आप जब सोसाइटी में इनको जम नहीं होने देते, इनको मिलाते नहीं है, तो फिर वो ज़िंदगी अपने तौर पे गुजारेंगे ना। फिर चाहे वो नाच गाना करे, अब मैंने आपसे अभी कहा सबसे आसान चीज़ है नाच गाना करना, ठीक है ना। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं होते, ना उन्होंने कोई बरसों की रियाजत की होती है, ना सुर संगीत में जानते। वो सिंपल गाना है, जो पॉपुलर गाने होते हैं उसी के धुन पे नाचते हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड हो जाता है। स्पेशली ऐसे मुल्क में म्यूज़िक ऐसी फितरती चीज़ है कि अगर एक बच्चा, छोटा बच्चा भी अगर सुनेगा तो उसकी मूवमेंट भी शुरू हो जाएगी। म्यूज़िक समहाउ इंसान के अंदर एक तब्दीली पैदा करता है, बड़ी मुस्बत तब्दीली पैदा करता है। हमने आबिद और पायल से उसके घर वालों से मिलवाने का जो वादा किया था वो अब पूरा होने वाला था। हम आबिद को उसके घर तो ले आए, लेकिन झगड़े के खतरे से बचने के लिए पहले मैं खुद घर के अंदर गई ताकि पहले इजाजत ले ली जाए और फिर तहम्मुल से आबिद को उसकी माँ से मिलवा दिया जाए। और अच्छी बात ये हुई कि हमें इजाजत मिल गई।
ले आए हम आपके आबिद को। भाई आप पाँच क्यों दिखा रहे? हाँ किधर गया? कहाँ से लाया मेरे भाई को? हाँ बस देख लो। आपने कैसे कपड़े पहने भाई? अभी भी वैसे कपड़े पहने हुए? हाँ अम्मी कहाँ है? अम्मी अंदर है, आए ना। अम्मी देखो कौन है। ख्वाजा सराओं की एक मजबूरी शायद ये है कि वो अपनी नई पहचान की वजह से पुराने रिश्तों को अक्सर कायम नहीं रख सकते। आंटी इतने दिनों बाद आपने आबिद को देखा, आप पहचानिए आबिद को। बेटा है, क्यों ना पहचानूं? बेटा है मेरा। कहाँ थे मेरा बेटा? बस वहीं लाल खेत और कहाँ जाना है। माँ की याद नहीं आई तुम्हें? माँ बेटे के बीच प्यार के लम्हात, लेकिन क्या ये लम्हे दायमी हैं या आर्जी? आंटी आपने इतनी मुश्किलों से हमें इजाज़त दी है कि आपको आबिद से मिलवा दें। ऐसा क्यों होता है हमारे माशरे में? कौन आप लोगों को रोकता है मिलने से? माशरे रोकते हैं, और क्या करें, मजबूरी है। गली वाले, ये इधर वाले रिश्तेदार सब मना करते हैं। कि कैसी तो शर्म औलाद आती है क्या ना? तुम्हारी? उनको कैसी- बहुत मना किया है। ये तुमने क्या पैदा किया है? बेटा पैदा किया है, बेटी पैदा किया है, क्या पैदा किया है? ऐसी बातें कौन करता है आंटी? माशरा करता है, अपने रिश्तेदार? ये रिश्तेदार भी करते हैं, सब करते हैं। क्या करें? गली वाले, रिश्तेदार। और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को, मेरी बहन को कोई भी फजूल बातें करे। हमें तरह तरह के लोग ताने देते हैं। ताने देने वाले तो ताने देते ही रहेंगे, लेकिन ख्वाजा सराओं को भी चाहिए कि वो ऐसे काम में मुलव्वस न हो जिनसे उनके रिश्तेदार कट कर रह जाएं। इतने दिन हो गए आबिद को गए हुए इस फैमिली से, आप लोगों का बिल्कुल ताल्लुक नहीं। आपकी बेटियों की शादी हुई, उसमें आबिद नहीं आया, तो लोगों ने पूछा नहीं कि आबिद गया कहाँ? नहीं, लोग फिर भी ताने देते हैं। अभी कहीं किसी की शादी में जाओ तो बोलेंगे अभी इसका भाई तो ऐसा है, इसका भाई तो ऐसा है। तीसरे क्या दिन बोले से लोग? वो यहाँ से खुसरो में रहता है, एक भाई तो उनका खुसरा है। ऐसे अजीब अजीब सी बातें करते तो हैं। आंटी बचपन से आबिद का यही था या ये कुछ अरसे बाद आपको पता चला? नहीं, बस बचपन में थोड़ा सा इसका है था, थोड़ा सा रुझान इधर, लेकिन मना तो बहुत करती थी। डांटती थी अम्मी तो मुझे, इतने प्यार से समझाती थी, बहनें समझाती थी, अम्मी समझाती थी कि बेटा सही चलो, इस तरह क्यों मटा के चलते हो। लेकिन मैं कहाँ ऐसा होता। वो पछतावा किस काम का जिससे सुधार का जज्बा जन्म न ले सके। बाकी बेटों में तो इस तरह की खसलतें नहीं नहीं आई नहीं, हैं। किसी में भी नहीं, यही लेकिन है बस। यही था। जी, कहीं ये वजह तो नहीं थी कि बहनें इतना प्यार करती थी, इस वजह से बहनों में रह रह के इस तरह से आदात और अतवार जो थे वो ऐसे हो गए थे? हमारा दूसरा भाई भी तो था, वो उसको इतना मना करता था कि आबिद ऐसे नहीं किया कर, आबिद मैं भी तो हूँ तेरे जैसा, आबिद तू ऐसे किया कर। लेकिन ये किसी की भी नहीं सुनता था। अम्मी इतना रोती थी इसके लिए कि आबिद तू ऐसे सुधर जा, तू ऐसे चला कर, लोग हमें तेरे बारे में बहुत बातें करते हैं, हम किस किस की बातें सुने। लेकिन ये मानता ही नहीं था भाई, क्या करें हम लोग। अच्छा आंटी, आप पिछले दिनों जो है वो पायल के साथ एक वाक़या हुआ था, उसके बारे में आपको पता चला था? नहीं, मुझे नहीं पता चला। पायल तुम खुद बता दो, क्योंकि वो ऐसी बात है कि माँ को पता होनी चाहिए, और ये भी होता है कि दिल की बात अगर माँ तक पहुँच जाए तो इंसान का दिल हल्का हो जाता है। बस कुछ नहीं हुआ ऐसे, बस परेशान ना हो। बस ऐसे मुझे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया था, मेरे साथ गलत किया और मेरे बाल काट दिए। परेशान होकर देखिए मेरे बाल देखो। अरे अल्लाह, ये क्या हो गया? ये किसने किया? हर माँ की तरह आबिद उर्फ पायल की वालिदा को भी आबिद के साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। सब कुछ हो गया आपके साथ, हमें क्यों नहीं बताया आपने? वैसे ही आप लोग, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, इतनी परेशानी, और मैं आपको नहीं परेशान कर सकता, इसी वजह से मैंने छुपा के रखा। और जो आपके साथ सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही बाल काटे और गलत किए। बचपन में आपके काम में हाथ वाथ बटाता था आबिद? हाँ जी। क्या किस तरह के, लड़कियों वाले काम या बाहर सौदा वौदा लाने वाले? बाहर तो मैं बिल्कुल नहीं जाता था, बस ये कि घर पे तो अम्मी के साथ कभी हाँ, झाड़ू अम्मी देना। साथ मैं काम जाने करते नहीं देती थी ना बाहर। अच्छा, बाहर बड़े भाई और ना वो सब काम करते थे बाहर का। तो कि कौन सा काम सबसे अच्छा कर लेता था आबिद? बर्तन वर्तन सारे काम कर लेते थे मेरे साथ। हम्म। हाँ जी, सब काम कर लेते थे मेरे साथ। ईद वीद पे जब आप लोग सब जमा होते हो गए घर पे, इतनी कमी महसूस होती है, आपको कैसे बताएं।
बहुत कमी महसूस होती कि आबिद होता तो ऐसा होता, आबिद होता तो वैसा होता। बच्चा होता है ना, उसकी दुनिया बहुत बड़ी होती है, जितना बड़ा होता है उसकी दुनिया छोटी हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होती। अम्मी, जब मैंने आपको मना किया था कि ये यहाँ पर नहीं है, फिर ये यहाँ पर क्यों आया? कौन तेरा बेटा, जैसा तू बेटा है ऐसा मेरा ये बेटा है। आपको मालूम नहीं है मेरे को कितनी बदनामी उठानी पड़ती है। तुम उठ खड़े हो, बेटा पूरी खड़े हो, बाहर निकालो उसको। नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ उसको बाहर निकालो। अच्छा ठीक है, इसकी वजह से सारी हमारी बदनामी हो रही है। आखिरकार वही हुआ जिसका हमें खदशा था। माँ से इजाजत लेने के बावजूद आबिद के भाई का रवैया आबिद के घर वालों के साथ साथ हमारे लिए भी दुश्वारी का सबब बन रहा था। बाहर शोर की आवाजें आ रही हैं। बस लोगों ने देख लिया होगा ना कि कोई इनके घर में आया है। वहाँ भाई तो नहीं आ गया? ये यहाँ क्या कर रहा? कुछ नहीं, हम मिलवाने लेकर आए हैं आप लोगों को। अम्मी, जब मैंने आपको मना किया था कि ये यहाँ पर नहीं है, फिर ये यहाँ पर क्यों आया? कौन तेरा बेटा, जैसा तू बेटा है ऐसा मेरा ये बेटा है। आपको मालूम नहीं है मेरे को कितनी बदनामी उठानी पड़ती है। मैं बाहर जाता हूँ, लोग मेरे पे सीटियाँ कसते हैं इसकी वजह से। अच्छा, कोई मैं बात क्या इसको नहीं। बैठ के खिला नहीं सकता क्या? लेकिन अभी हम इसको छुपा के लेकर आए हैं और इतने दिनों बाद लेकर आए हैं। आप लोग कौन है? हम मीडिया से हैं। इनको किसने आने दिया है? हम आपकी अम्मी से पूछ कर आए हैं और किसी बेटे को उसकी माँ से मिलवाने के लिए किसी की परमिशन नहीं, माँ की परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो हमने ले ली है। बेटा पूरी बाहर निकालो उसको। मैं कह रहा हूँ उसको बाहर निकालो। अच्छा ठीक है। इसकी वजह से सारी हमारी बदनामी हो रही है। अच्छा, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं ना, क्या बदनामी हो रही है? नाक कट गई है इसकी वजह से हमारी। अरे इतना अरसा हो गया इस बात को, अब क्या नाक कट गई है? बाहर वाले तो नहीं समझ रहे, लेकिन ये तो आपका खून है, आपको तो समझना चाहिए ना। जहाँ जाते हैं इसकी वजह से मेरे को ताने सुनने पड़ते। क्या मैं इसको बैठ के खिला नहीं सकता? क्या अभी आप लोग क्या चाह रहे मुझे हो? बोलते हैं खुसरे का भाई है ये। आप हमें खिलाती, इसको कौन खिलाता होगा भाई? ये भी तो सोचिए, आप हमें कमा के देती, इसको कौन देता होगा? भाई इसको ऐसे करो, बाहर निकालो। अच्छा अभी तो ऐसे ये मेरा बेटा है। इसको अम्मी आप जानती नहीं है मेरे को कितनी बदनामी उठानी पड़ती है। अच्छा, अभी तुम तमाशा करके बाहर निकालोगे तो क्या बाहर लोग नहीं देखेंगे? इस तरह तमाशा करके निकालोगे तो? हाँ, वैसे कौन सा इसने जो है इज्जत छोड़ी है? अच्छा बैठ के बात कर लेते हैं ना। तुम पूछो तो, हाल चाल तो पूछ लो। आज ही अगर आया है 7 साल बाद, तो क्या मजबूरी थी, क्या हुआ इसके साथ, ये तो मैं पूछ इससे लो। बात नहीं करना चाहता। भाई इसको बाहर निकालो। भाई आप प्लीज ऐसा मैं कह रहा हूँ इसको बाहर निकालो। छोटा भाई है, कोई बात नहीं। माफ कर दो इसको। और इसमें इसका क्या कसूर है? इसका क्या कसूर है? भाई इसकी जगह आप मेरा क्या कसूर है? मेरे को ये बताओ, सब लोगों के ताने मेरे को सुनने पड़ते हम भी तो ताने हैं। सुनते मेरा हैं क्या भाई। कसूर है? बस आप ऐसे करो, बाहर निकलो आप लोग। अच्छा आप हम भी। निकल जाएंगे, लेकिन ये तमाशा क्रिएट मत करो। तुम आराम से निकाल बैठ दो के इसको बात बाहर। कर सकते हो। मैं मैं इसकी वजह से जो है ना, मेरे को बहुत परेशानी है। नहीं, देखो, यहाँ ये रहेगा या फिर मैं रहूँगा। आप दोनों रहेंगे, नहीं कोई भी नहीं जाएगा। मैं तो थोड़ी देर के लिए आया हूँ अम्मी से मिलने के लिए, मैं चला जाऊँगा। मैं बस अब निकल जाओ। आज के बाद अगर तुम यहाँ पर नजर आई तो फिर देख लेना, मैं वो करूँगा जो तुम इस चीज़ का सोच भी नहीं सकती। तो तुम में और एक आम आदमी में क्या फर्क है? वही सुलूक बाहर वाले ने भी किया, वही घर वाला भी करेगा, तो ये कहाँ जाए? मर जाए, खुदकुशी कर ले। भाई क्या आपको पता करेंगे? है उसके साथ क्या क्या हुआ है? आपको पता है उसके साथ क्या हुआ है? बिल्कुल भी नहीं पता। बस बैठ जाओ, आराम से पानी लेकर आओ भाई के लिए, हम बैठ के बात कर लेते हैं। बैठ। इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? 7 साल बाद भाई आया है। मेरा कोई भाई नहीं। आपकी वजह से ये नहीं आता, आप लोग गुस्सा करते हो। माशरा तो कुछ भी कहता है, माशरा तो कल को ये बच्ची बाहर निकलेगी इसके बारे में भी बोलेगा। पहले इसको कहा था मैंने कि घर में बैठ जाए, मैं इसको खिला सकता हूँ। मेरे पास जो है कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेहनत करता हूँ, कोई कमी नहीं है। जहाँ 2 रोटी मैं खाता हूँ, अम्मी खाती है, ये भी खा लेती। तो लेकिन ये बताएं इसका पायल, ये उससे सही बात बोल रहा है भाई। जब भाई ने बोला था तुम घर बैठो, तो तुमने क्यों ऐसे लोगों में गए हो कि तुम बिल्कुल अलग हो गए, सोसाइटी से बिल्कुल कट के रह गए? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैं इन जैसा नहीं हूँ ना। मैं तो मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, बहन भाई माँ बाप सब कोई अजीज़ होते हैं, लेकिन मैं तो फादर सरों में ही खुश रहती हूँ ना। लेकिन आबिद के लिए तो पायल की पहचान ही सब कुछ थी। बका ये मेरे खून है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरी माँ है,
हाँ, तो ये बात इनकी सॉलिड है कि ये इनकी दिल की जो बात है वो वही लोग समझ सकते हैं जो इस जैसे हैं। शायद ये वजह थी कि ये चैनल बस अपनी इज्जत प्यारी है ना, ये तो बस लोगों की बातें, माशरे की बातें, लोग मोहल्ले वालों की बातें, रिश्तेदारों की बातें, बस मेरे लोगों बारे की में वजह तो से नहीं वो सोच रहे आपको ना, दूर कर दे अपने आप से। इसीलिए तो मैं यहाँ से चला गया था ना, कि लोग इनको मेरी वजह से नहीं बेइज्जत करें। जहाँ जाता हूँ मेरे को इसके नाम से मेरे को पुकारते हैं, मेरी अपनी शनाख्त तक खो गई है। आखिर मैं अपने आप को कहाँ ढूंढूं इसमें? बस मैं अब जो है ना इसको मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इसको जो है ना बाहर निकालो, मैं कह रहा हूँ इसको बाहर निकाल दो। हमारे समझाने के बावजूद भी आबिद के भाई का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। मैं इसको कबूल नहीं कर सकता, आप लोग जाएं। भाई ऐसा नहीं करे आप भाई। लोग निकल जाएं। नहीं वो मेरा भाई है। करो नहीं तुम्हारा भाई ऐसा नहीं करेगा। बाहर निकालो इसको। अच्छा ठीक है, बदतमीजी नहीं करो, आराम से बात करके आराम से हम जा सकते हैं। जी मेहरबानी करें आप लोग। भाई जैसे आप हमारे भाई, ये भी हमारा भाई है, हम इसको नहीं जाने देंगे अपने आप से दूर। मेरी भाई औलाद है, मेहरबानी होगी आप मेरा खून है, मेरी औलाद है। कैसे नहीं भाई प्लीज ऐसा नहीं करे भाई। ऐसे नहीं आप लोग प्लीज़ थोड़ी इज्जत का ख्याल कीजिए। बिल्कुल हम आपकी इज्जत का ख्याल कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि आपकी इतने सालों बेइज्जती। बाद तुम्हारा भाई मिला हमसे सिर्फ आपकी वजह से। तुम दुनिया के सामने क्यों मेरे को तमाशा बना रही हो? कभी भी इससे नहीं मिलना चाहेंगे। अब दुनिया ने सब ने देख लिया है, मैं क्या करूँ? मैं नहीं बेटा ऐसे नहीं। या मैं खुद मर जाऊंगा या फिर इसको मार दूंगा मैं। दोनों में से एक काम हो सकता है। तुम्हारा भाई है बेटा, माफ कर दो, कोई नहीं, तुम्हारा भाई है। मेहरबानी करके आप लोग जाएं प्लीज़। अच्छा देखो, माँ तड़प रही है, खून का रिश्ता तुम्हारा भी इससे है, तो अब मुझे बता दो ना कि हो क्या सकता है, कोई आखिरी कोई एक हल बता दो। इस तरह लड़ाई झगड़ा करके दिलों में नफरतें पैदा करके इस तरह तो नहीं निकाला जाता ना। कोई एक सोल्यूशन निकाल लो, उसका के दिल को भी तसल्ली, तुम्हारी माँ के दिल को भी तसल्ली हो। हफ्ते में एक दिन आ सकता है, वो भी मर्दाना कपड़ों में, जनाना कपड़ों में नहीं आए, क्योंकि मेरी भी एक इज़्ज़त बनी हुई है। मैं नहीं चाहता कि मैं बदनाम हूँ और मेरी वालदा जो है वो दर दर की ठुकरे खाए, हमें फिर ये घर छोड़ के कहीं जाना पड़े। इससे बेहतर है कि हफ्ते में एक बार आए, मर्दाना कपड़ों में, इज़्ज़त से आए और इज़्ज़त से चले आए जब मैं काम पर हूँ। जी ठीक है। पायल तुम आओगी मिलने हर हफ्ते? हाँ बिल्कुल, मैं तो रोज़ अपनी अम्मी से, बहन से, भाइयों से मिलने के लिए दिल चाहता है, लेकिन फिर भी भाई ने बोल दिया मैं हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी आया करूँगा अपने। आखिरकार आबिद के भाई का गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने अपने भाई आबिद और पायल को हफ्ते में एक दिन आने के लिए इजाजत दे दी। पूरी कौम से वादा कर रहे हैं जी क्योंकि हम यहाँ माशरा दिखा रहे हैं जो एक्सेप्ट नहीं करता ऐसे लोगों को। माशरा गलत है इस मामले में। अगर कोई ऐसा है, इसका इलाज नहीं हो सकता तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। नहीं जी, मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के कह रहा हूँ, जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सच का है कि हफ्ते में एक बार आ सकता है, लेकिन मर्दाना कपड़ों में जब मैं काम पर हूँ। वरना आप नहीं मिलना चाहते? नहीं। चलें आंटी, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने हमें इजाज़त दी। शुक्रिया मेरे भाई कि आप थोड़ी बात आपने समझने की कोशिश की और यहाँ आप लोगों ने भी देख लिया कि माशरा जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता और माशरे का जो प्रेशर होता है वो अपने ही खून के रिश्तों को एक दूसरे से जुदा कर देता है। यही सीन हुआ है पायल के साथ, यही केस है पायल का, जो कि कभी आबिद था लेकिन अब माशरे ने उसे पायल बनाया, लेकिन पायल बन के भी जीने का हक छीन रहे हैं। तो खूनी रिश्तों की बात अगर हम करें तो उनकी तरफ से भी एक्सेप्टेंस नहीं आती। अब जैसे एक माँ है, एक भाई है, एक बहन है, तो हर एक रिश्ते का रिएक्शन जो होता है उस ट्रांसजेंडर के लिए डिफरेंट होता है। माँ होती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जो बहन भाई होते हैं उनका रिएक्शन डिफरेंट होता है। तो ये क्यों होता है? देखिए, माँ का औलाद के साथ जो रिश्ता है वो तो अजीब व गरीब है, उस रिश्ते की तो आप बात ही ना करें ना। बाकी रिश्तों में बहुत हद तक खुदगर्जी शामिल होती है। भाई बहन के रिश्ते में, भाई भाई के रिश्ते में खुदगर्जी, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसकी ज़रूरत बढ़ती रहती है, इसी तरह वो खुदगर्जी भी बढ़ती रहती है। फिर उसकी दुनिया बड़ी होने की बजाय छोटी होती चली जाती है। बच्चा होता है ना, उसकी दुनिया बहुत बड़ी होती है, जितना बड़ा होता है उसकी दुनिया छोटी हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होती, भाई एक्सेप्ट नहीं करता, बहन शायद एक्सेप्ट कर ले क्योंकि बहन ज़रा क्लोज होती है भाई के साथ, मगर भाई एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह हो सकता है और भी रिश्ते ना होते। लेकिन भाई की डिमांड्स जो हमने सुनी थी वो ये थी कि उसका ये कहना था कि चूंकि माशरा वैसी नॉर्मल लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करता, बाहर तैयार होके फिरना, घूमना फिरना, नाचना गाना, तो तुम भी ऐसे मत किया करो, तुम घर के अंदर हो, मैं तुम्हें घर में रह के पाल सकता हूँ।
तो उसके ऊपर उसका रिएक्शन कुछ और था कि नहीं मैं भी नहीं रह सकती घर के अंदर नहीं बैठे रह सकती। देखिए तो इसमें तो उसके ऊपर क्या इसकी भी करना बहुत बड़ी गलती है। पहली तो चीज़ ये है ना कि अगर भाई ने ये ऑफ़र की थी तो मेरे ख्याल में बड़ी बात है कि वो अपनी बहन को घर पे रखे और उसको पालने को तैयार है। अब इसने जो गलती की हुई कि शायद ये उसकी वजह ये भी हो कि उसका मुस्तकबिल था या घर के अंदर वो अपने आप को महदूद समझती थी, बाहर नहीं निकल सकती, लोग क्या कहेंगे, तो आज़ादी भी उसको चाहिए होगी, तो इस वजह से वो घर से निकली या निकला और फिर शीमेल की तरफ हर एक एम्बिशंस होते हैं, गोल्स होते हैं, अचीव करने के लिए इंसान चाहता है कि वो बाहर। मगर फिर अगर आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए कदम बाहर निकालते हो तो फिर वापस नहीं मुड़ना आपने कभी। बहुत बड़ा दिल चाहिए माशरे के सामने खड़े होकर अपनी औलाद को कबूल करना और माशरे को फेस करना। अक्सर लोग नहीं चाहते, इसमें बड़ी खुदगर्जी होती है। भाई सोचता अगर ये आ गई वापस तो मुझे रिश्ता नहीं मिलेगा, बहन सोचती है मेरे लिए अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, मेरे ससुराल में ये बात होगी कि इसकी एक भाई है जो बहन बना हुआ है, वो घर में रहेगी, घर का खाना बनाएगी, घर के काम काज करेगी और घर ही में कोई चीज़ उसको ऐसी कर दे जिसमें उसका दिल लगा रहे। तो आपको खुले दिल के साथ इसको वेलकम करना चाहिए, इसको कबूल करना चाहिए। अगर हम ये करना शुरू कर दें ना बहुत सारे ख़ानदान, तो ये जो लड़कियां बाहर हैं ये घर के अंदर आ जाएंगी। आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा और ये थी कहानी एक पायल की। ऐसी हज़ारों पायलें हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 50,000 के करीब ख्वाजा सराओं की तादाद मौजूद है। लेकिन देखने में यही आया है कि अक्सरियत इनमें से ऐसी होती हैं जो प्रोफेशनल सेक्स वर्कर्स बन जाते हैं या फिर भिखारी होते हैं। ये लोग अपने हुकूक की जंग खुद नहीं लड़ सकते और हमारा माशरा इन्हें कबूल करने को तैयार नहीं होता। हमने साइकोलॉजिस्ट से भी बात की तो उनका कहना यही था कि जब तक सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी ये माशरे में अपना एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकते। तो हमें आगे बढ़ना होगा, खुद ख्वाजा सराओं को अपनी और अपने माशरे की तरफ देखना होगा, वो किस तरीके से मुल्क की तरक्की में हाथ बटा सकते हैं ये भी देखना पड़ेगा। तभी इन लोगों को इनके हुकूक मिल सकेंगे और हम उनके साथ मिलकर आगे चल सकेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही। महविश सिद्दीक और आवाम की आवाज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।